आप देख रहे भारत समाचार, मैं हूं आपके साथ त्रिशला यादव। इन दिनों एक मुद्दा फिर से गरमाया हुआ है, कॉमन सिविल कोड यानी कि समान नागरिकता संहिता। और ये पहले हम आपको बता दिए मुद्दा है क्या। हमारे घरों में शादी विवाह होते हैं, जमीन जायदाद के बंटवारे होते हैं, तलाक होते हैं, इन सबके एक कायदे कानून है, इन सबके एक नियम है और ये सदियों से चलता आ रहा है। और हमारे यहाँ कई तरह के कानून भी चलते आ रहे हैं। अलग अलग समुदायों में इसके लिए अलग अलग तरीके के कानून बनाए गए हैं, जैसे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट, ईसाई पर्सनल लॉ। अलग अलग धर्मों में अलग अलग कानून है, जिसके तहत तमाम तरह के कानून है जिसको फॉलो किया जाता है। लेकिन यह मुद्दा आजकल कुछ ज्यादा ही जोर शोर पर आ गया है, क्योंकि कॉमन सिविल कोड यानी कि समान नागरिकता संहिता को लेकर लगातार मांग हो रही है। एक तबका जो है इसके फेवर में है, बट एक तबका जो है वो उसके फेवर में नहीं है। और आज इसी मुद्दे पर हमारी आज की चर्चा, इस मुद्दे पर हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उसके पहले इस मुद्दे पर तमाम जो राजनेता है, तमाम ऐसी पार्टियां हैं जिनके कार्यकर्ता है, उन सभी का क्या प्रतिक्रिया है, पहले आपको सुनवाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएं। इन सब का खुलासा ये है कि हमारे इस मुल्क के लिए, जिसमें मुख्तलिफ मज़हब के मानने वाले, मुख्तलिफ कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड मौजूद नहीं है। हर तबके को अपनी अपनी पहचान के साथ इस मुल्क में ज़िंदा रहने की इजाज़त देनी चाहिए, जैसा कि हमारे मुल्क का दस्तूर कहता है। चर्चा जो सामान्य नागरिक कानून को लेकर के हो रही है, वह एक सही दिशा में और सही चर्चा हो रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या कहा है उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन जब देश के हित में देश के सभी नागरिकों के लिए एक प्रकार का कानून बनाने की बात हो तो सबको उसमें साथ आना चाहिए। ये जो पर्सनल लॉ बोर्ड में लोग हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से एक दो व्यक्ति कट्टरपंथी मुल्कों से आईएसआई के एजेंट के रूप में बैठ जाते हैं। ज़्यादातर लोग अच्छे हैं, वो चाहते हैं कि मुसलमान भी प्रोग्रेस करें। आज मुस्लिम बच्चे आईएएस पीसीएस बन रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, उद्योगपति अच्छे बन रहे हैं, देश के विकास में योगदान दे रहे हैं। भारत विश्वगुरु तभी बनेगा जब पूरा समाज देश के अंदर तो सब लोग मिलकर के भारत के लिए काम करेंगे, तब आगे बढ़ेगा। और इसी मुद्दे पर हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले मैं आप सभी का परिचय करा दूं आपके साथ। प्रशांत उमराव, प्रवक्ता बीजेपी, स्काइप से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वहीं कमलेश यादव, नेता, स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ेंगे। और आशिफ रिजवी, कांग्रेस प्रवक्ता, लाइव व्यू से हमारे साथ जुड़ेंगे। हाजी अशन, मुस्लिम स्कॉलर है, जो स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ेंगे। और सबसे पहले प्रशांत उमराव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये मुद्दा जो है वो तेजी से उठ रहा है और आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने एक बात कही थी कि 3 मुद्दे जो हैं उनके मेन है। एक राम मंदिर का मुद्दा, अनुच्छेद 370 और कॉमन सिविल कोड यानी कि समान नागरिकता संहिता। उन्होंने कहा था ये मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के मेन है। आपको क्या लगता है इस मुद्दे के साथ जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी में कितना फर्क आ सकता है अगर कॉमन सिविल कोड लागू होता है? देखिए, संविधान का अनुच्छेद 44 कहता है कि देश में सभी लोगों के लिए समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। और बाबा साहब अम्बेडकर भी समान नागरिक संहिता के पक्षधर थे। लेकिन उस समय के संविधान निर्माताओं ने देखा कि उस समय देश नया नया आजाद हुआ था, अभी वो परिस्थितियां नहीं आई थी। तो 1955 में हिंदू कोड बिल बन गया, लेकिन बाकी मजहबों में सुधार की प्रक्रिया उस समय नहीं हो पाई। लेकिन उसके बाद में समय समय पर काफी सुधार हुए, चाहे अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रिपल तलाक को समाप्त करने की बात हो या अन्य कई तरह के सुधार हुए। सभी वर्गों में सुधार का प्रयास न्यायपालिका के माध्यम से और कोर्ट के माध्यम से करने का किया गया है। अब हमें लगता है कि एक मैच्योर डेमोक्रेसी हो गई है, 75 साल आज़ादी के हो गए हैं और अब सही समय है कि देश के सभी लोगों के लिए समान कानून की बात की जाए। जिस तरीके से क्रिमिनल एक्ट सभी लोगों के लिए समान है, तो इस तरह मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, उसके लिए भी एक समान सभी के लिए कानून बनाया जाए। और कई बार यूसीसी का नाम लेने पर यह समझा जाता है कि हिंदू कोड बिल या हिंदू लॉ सभी के ऊपर थोपा जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जो भी कॉमन कोड बनेगा उसमें सभी वर्गों में जो जो अच्छी चीजें हैं उसको मिला करके बनाया जाएगा। उसमें किसी के कैसा नहीं कि ना किसी का उसमें लाभ है या किसी का हानि, जो भी होगा सबके लिए बराबरी का उसमें प्रोविजन रहेगा। और बहुत सारे मुस्लिम देशों में भी कॉमन सिविल कोड लागू है, वहाँ अच्छे सक्सेसफुल तरीके से लेकिन चल रहा है। गोवा में लागू है। की करे प्रशांत जी, बात अगर हिंदुस्तान की करे
तो हिंदुस्तान की तो खूबसूरती ही यही है ना कि सभी समुदाय एक साथ मिलकर रहते हैं। आपने देखा होगा कोई भी त्यौहार हो, कुछ भी हो, एक तरह से मनाया जाता है। तो हिंदुस्तान में तो ये हर किसी को फ्रीडम है, हर किसी को अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी, अपने तरीके से अपने त्यौहार, अपने तरीके से अपने फैसले लेने की फ्रीडम है। बिल्कुल फ्रीडम, जो कानून में इक्वलिटी का राइट है वो तो इक्वलिटी का सभी रहेगा ना। अगर कॉमन सिविल कोड आता है तो महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिलेगा। अभी जो बाकी वर्गों में महिलाओं को अधिकार नहीं है, अभी मुस्लिम महिलाओं को अपना डाइवर्स का अधिकार नहीं है, एडॉप्शन में, इनहेरिटेंस में अलग अलग सभी के लिए कानून है। तो अगर हम चाहते हैं कि भाई संविधान का अनुच्छेद जो 14 है सबको समानता का अधिकार देता है, तो महिलाओं को भी वो समानता का अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है? महिलाओं को भी तो अधिकार मिलना चाहिए। देखिए, अगर बात सिर्फ ये महिला अधिकार की आप कर रहे हैं कि महिला अधिकार उनको मिले, ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि हर महिला को समान अधिकार मिले। मैं खुद भी एक महिला हूं और मैं खुद भी यही चाहती हूं कि महिलाओं को एक समान अधिकार मिले। लेकिन मैं फिर से कहेंगे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है, आपको क्या लगता है कि इसमें कोई फर्क आ सकता है इससे तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी मजबूत होगी। अगर सभी को जब बराबरी का अधिकार मिलेंगे, देश में जो जितने भी 140 करोड़ नागरिक हैं सभी को बराबरी के अधिकार मिलेंगे, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी तो मजबूत होगी। उस पर कोई अंतर थोड़ा पड़ेगा। भाई क्रिमिनल लॉ भी तो सब पे देश पे समान रूप से लागू होता है ना। ऐसा तो है नहीं। क्रिमिनल लॉ की अलग है बात है, और ये सबके जो अपने अपने रीति रिवाज है, सबके अपने शादी करने के तरीके अलग है। तमाम ऐसे रीति रिवाज हैं हिंदुस्तान में जो सब लोग अपने अपने तरीके से मनाते हैं। ईसाई का अपना है, सिख का अपना है, मुस्लिम्स के अपने हैं, तो सबका तो अपना अपना है ना प्रशांत जी। हाँ, तो इसीलिए तो देश को सेकुलर कंट्री कहा गया ना। अगर हम सेकुलर कंट्री की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्ष कंट्री की अगर हम बात करते हैं, तो धर्मनिरपेक्ष में जो है कानून धर्म के आधार पर नहीं होने चाहिए, सबके लिए बराबर होने चाहिए। एक राष्ट्रीय कोड होना चाहिए जो किसी भी धर्म को ना मानता हो। ये तो आप ये कह दीजिए कि हम सेकुलर नहीं, हम धर्मनिरपेक्ष नहीं है, दोनों चीजें नहीं चल पाएंगी ना। और जिस तरीके से सरिया में तो सपोज अब अगर चोरी करते हैं तो हाथ काटने का प्रावधान, लेकिन वो तो भारत में नहीं है। भारत में तो सब पे क्रिमिनल कोड जो है समान रूप से लागू है, चाहे किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो। इस तरह सिविल में भी सभी को समान अधिकार मिले। भाई जो दूसरे मजहब की महिलाएं वो क्यों सफर करें? आज जब ट्रिपल तलाक जब रिपील किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, बहुत लोगों ने विरोध किया गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो वो सबको बराबरी के आधार पे सबको मिलना चाहिए। तमाम लोग मेरे से एक सवाल हमेशा ये पूछते रहे हैं कि जब कोई भी आता है, चाहे अनुच्छेद 370 हो, CNRC कुछ भी होता है, तो उसको सिर्फ ऐसा मुस्लिम विरोधी क्यों दिखा दिया जाता है? ये सब सभी के लिए है, पूरे देश के लिए लॉ आते, तो सारे लॉज को मुस्लिम विरोधी क्यों दिखा दिया जाता है? ऐसा तो नहीं है कि सब मुस्लिम विरोधी ही है। तमाम तरह के मामले, हिजाब के मामले हो गए, 3 तलाक के तमाम ऐसे मामले आपने देखा होगा, प्रकाश में आया था। बच्चियां स्कूल जा रही थी, अगर वो हिजाब पहन के जा रही थी तो उन्हें रोक दिया जा रहा था। तमाम तरह के विरोध का भी उन्हें सामना करना पड़ा था। तो हर लॉ को मुस्लिम विरोधी क्यों दिखा दिया जाता है? नहीं, ये तो प्रोपोगेंडा फैलाया जाता है। अब देखिए 370 की वजह से वहां पे कश्मीर की महिलाओं के साथ कितनी ज्यादती हो रही थी। अगर वो कश्मीर से बाहर शादी करती थी तो वहां उनके सारे जो राइट्स थे समाप्त होते जाते थे। SC/ST वर्ग को वहां पे अधिकार नहीं था। 370 हटाने से वहां पे SC/ST वर्ग जो वाल्मीकि समाज के लोग वहां 70 साल से रह रहे थे, उनको वहां पे बराबरी का अधिकार मिला। वहां की महिलाओं को इक्वल राइट मिला। उनको वो कश्मीर से बाहर शादी कर सकती है, तब भी उनको वहां का उनको जो प्रॉपर्टी राइट है वो नहीं जाएगा। इसी तरह हिजाब का भी प्रोपोगेंडा इस तरह के बनाया गया। तो आप अगर सेकुलर ताने बाने में आप रहते हैं, अगर धर्मनिरपेक्ष की बात करते हो, तो धर्म जो है आपका व्यक्तिगत अधिकार है। मैं जो पूजा पाठ करता हूँ मेरा घर का व्यक्तिगत अधिकार है। मैं घर में क्या कपड़े पहनता हूँ वो मेरा व्यक्तिगत है। लेकिन अब जैसे मैं सुप्रीम कोर्ट जाता हूँ तो मैं सुप्रीम कोर्ट में लुंगी पहन के और करके नहीं जा सकता ना। यहाँ का जो ड्रेस कोड है फॉलो करना पड़ेगा। आप स्कूल अगर सरकारी स्कूल में जाते हैं तो वहाँ का ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ेगा। ये बड़ा मुद्दा है, फॉलो करना पड़ेगा। हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आसिफ रिजवी जी। आसिफ जी, अभी आपने पूरी जो कन्वर्सेशन थी हमारी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की, आपने सुना कि किस प्रकार से, मैंने उनसे पूछा कि इससे यूनिटी इन डाइवर्सिटी में क्या कोई बदलाव आ सकता है, तो आपने सुना कि क्या उन्होंने अपना पक्ष रखा। किस प्रकार से इस पूरे मसले को आप देखते हैं? और मेरा सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जब चुनाव आता है तभी क्यों कॉमन सिविल कोड के मुद्दे आते? चुनाव खत्म होते ही तो मुद्दे शांत हो जाते हैं। देखिए, पहले मैं अपने आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के मित्र को कुछ बातें बता दूं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसमें पहली सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो अभी इन्होंने कहा कि महिलाओं के राइट की बात और ये बात, तो इनके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कुछ भी फैसला ले ले, वो भारतीय संविधान से बढ़ के नहीं है। भारतीय संविधान में जो लॉ दिया उस लॉ से बढ़ के नहीं है।
और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या आरएसएस जो है वो भारतीय संविधान में के बारे में अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन वो उनकी कही हुई बात कोई सही थोड़ा ना मानी जाएगी कि जो उन्होंने कह दिया वो ठीक है, उस पर बहुत गंभीरता से ध्यान दें। अभी हमारे मित्र ने कहा कि सब सारे कानूनों के हिसाब से जी ये देश चलेगा और सबके लिए देश बराबर होना चाहिए। जी तो इनको मैं बता दूं, जैसे जैन ऋषि मुनि होते हैं, वो किसी भी कपड़े का प्रयोग नहीं करते अपने जिस्म के ऊपर, वो पूर्ण रूप से नंगे रहते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के संविधान में इसको अपराध कहते हैं। इसका मतलब नहीं कि वो अपराध करते हैं, ये उनका कल्चर है और हम उनका सम्मान करते हैं। करेक्ट कर दूं, वो ऋषि मुनि नहीं होते हैं, वो नागा साधु होते हैं। आशिफ जी, मैं आपको यहाँ पे करेक्ट कर दूं, वो ऋषि मुनि नहीं होते, वो नागा साधु होते हैं जो निर्वस्त्र रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप गलत कह रहे हैं। नागा साधु अलग होते हैं और जो जैन समाज में ऋषि मुनि होते हैं वो भी ऐसे रहते हैं। ऋषि मुनि कभी निर्वस्त्र नहीं रहते हैं। जो हमारे यहाँ नागा साधुज होते हैं सर, वो निर्वस्त्र रहते हैं। और आप पे तमाम जब कुंभ लगता है प्रयागराज में, जैन में भी ये कल्चर है, लेकिन ऋषि मुनि निर्वस्त्र नहीं रहते। आसिफ जी, ठीक है, जैन मुनि में होगा, मैं अपनी क्षमा चाहता हूँ, मेरी जानकारी कम हो गई, मैंने गलत बोला। अगर मैंने गलत बोला तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये उनका कल्चर है और भारत के संविधान ने उनको राइट दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, और उस कल्चर को फॉलो करते हैं। जी। जब कॉमन सिविल कोड आएगी तो इस तरह के लोगों के जो अपने कल्चर हैं, जो अपनी बात है, वो खत्म हो जाएगी। और इसी चीज को सेव करने के लिए आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी ने एक जो हमारे देश का संविधान बनाया, इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दिया और उनको राइट दिया कि हम उनको उनके हिसाब से जीने का मौका दें। तो जो आरएसएस की मेथोलॉजी है वो हमेशा से हमारे देश के संविधान के खिलाफ है। इसीलिए आरएसएस के लोग 26 जनवरी के दिन काला दिवस मनाते थे और कभी देश का तिरंगा नहीं फहराते थे। तो आज भी वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थिंकिंग को गलत साबित करने के लिए कुछ ना कुछ ले आते हैं। और आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अंटानी ने जिस हिसाब से एलआईसी को लुटवाया है और भ्रष्टाचार किया है और देश की सबसे सेफ एजेंसी एलआईसी को लूटा है, आज देश की जनता को लूटा है एलआईसी के माध्यम से। आज उस पर चर्चा ना हो तो सरकार के दबाव में आके आज हिंदू मुस्लिम पक्ष जबरदस्ती के लिए एक मुद्दा दे रहे हैं कि आप बोलो। तो आसिफ जी, क्या इस बात को आप मानते हैं कि चुनाव आते ही ऐसे मुद्दे तेज हो जाते हैं, चुनाव खत्म होते ही ऐसे मुद्दे जो है वो शांत हो जाते हैं? क्या इस बात को आप मानते हैं? देखिए, बिल्कुल कट्टरपंथी चाहे मुसलमानों में हो, चाहे हिंदू में हो, चाहे कहीं हो, उसका विरोध करते हैं। और आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो भी सदस्य ने बयान दिया, ये भारतीय जनता पार्टी के फेवर में और भारतीय जनता पार्टी के कहने पे दिया है। क्यों नहीं अंटानी के लिए बोल रहे हैं? देश को लूट रहे हैं अंटानी अंबानी, नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उससे सरकार नाराज होगी। आप सोचिए, सीबीआई और ईडी को भारतीय जनता पार्टी ने राज्यों की चुनी हुई सरकारों को गिराने का माध्यम बना दिया है, लेकिन अंटानी अंबानी से बात नहीं कर सकते हैं वो। क्यों? क्योंकि वो देश को लूटने में सरकार के जो लोग हैं वो आंखें बंद करे हुए हैं और लुटवा रहे हैं देश को। चलिए, ये तो बड़ा मुद्दा है, आज हम है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की किसी आदमी की हिम्मत है कि इस पे बोले? चलिए, बोले ना इसके ऊपर, चलिए हमारे साथ देखिए, हम आपके पास आएंगे और इस मुद्दे पे भी बात करेंगे। आप सबसे जरूर इस मुद्दे पर आएंगे, ये बड़ा मुद्दा है और बात देश की है। हम इस मुद्दे पे भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो से हासी हसन जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। अभी आपने पूरी कन्वर्सेशन सुनी और मैं उम्मीद करती हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जो भी बयान आए हैं वो आपने सुना होगा। मैं भी कोशिश करूंगी थोड़ी देर में सुनवाऊं। क्या कुछ पूरी प्रतिक्रिया है आपकी इस पर? किस प्रकार से इसको आप देखते हैं? देखिए, एक तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इस वक्त हमारा देश बहुत बड़े आर्थिक संकट में घिरने जा रहा है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था गिर रही है। पब्लिक सेक्टर का पैसा, आम जनता का पैसा, हमारा आपका पैसा जो स्टेट बैंक और एलआईसी के माध्यम से जहाँ पे सेफ था, वो आज बहुत बड़े ख़तरे में है, नुकसान में है। और उस चर्चा ना हो उसकी, और सदन में जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछले जब से बजट आया एक हंगामा है, उस पर सरकार किसी भी तरह से चर्चा नहीं कराना चाहती है। तो जनता का ध्यान कैसे, लोगों का, पब्लिक का माइंडसेट चेंज किया जाए, इसलिए कॉमन सिविल कोड और इस तरह के बयान अभी और तगड़े से आएंगे। देखिए, ये लोग बात कर रहे हैं महिला अधिकार की, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे।
इनके पिछले 5 साल के सरकार से आज तक में 5-6 साल में लगातार रेप होते रहे और इनके पार्टी के शीर्ष नेताओं पे आरोप लगते रहे। ये महिला अधिकार की बात कर रहे हैं, जिनके अधिकार नाम की चीज नहीं। जहां एक बाबा एक साधु संत, एक बहुत मामूली बाबा कह रहा है, उसने अजीब अजीब आरोप लगाए कि यहाँ महिलाओं को, मैं अपनी जबान से कह भी नहीं सकता कि ऐसा करना पड़ता है तब तरक्की मिलती है। ये महिला अधिकार की बात कर रहे हैं और इन्हीं ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, यानी कि उसकी बात सही थी। जबकि मैं नहीं मानता कि ऐसा होता होगा, लेकिन इनकी कार्रवाई न करने का मतलब ये, या तो ये उससे इतना दबे हुए थे या वो सही कह रहा था, ऐसा होता होगा इंटरनल। खैर, वो इनकी पार्टी का मसला है। ये महिला अधिकार की बात करने के लिए ये कह रहे हैं कि अनेकता में एकता को खत्म करके हम एक ही प्रतीक। तो क्या भाई आरएसएस की हाफ खाकी पैंट और वाइट शर्ट में तुम ये साबित करना चाहते हो कि तब एकता होगी? आज जो धर्मनिरपेक्ष है राष्ट्र, जो संविधान है, उससे दिक्कत क्या है? किसको अधिकार नहीं मिल रहा? हाँ, अधिकार नहीं मिल रहा, हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट लेडी ऑफ नेशन वो अधिकार से वंचित है। बिल्कुल, उसको उसका अधिकार नहीं मिल रहा है। बिल्कुल दिलाइए अधिकार, हम सब खड़े हैं आपके साथ, दिलाइए अधिकार, आप में हिम्मत है तो। प्रशांत जी, क्या जवाब देंगे आप इस पर? क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भारत के सभी वर्गों को, महिलाओं हो, अनुसूचित जाति हो, SC ST माइनॉरिटीज हो, सभी के अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रही है। और यहाँ बात हुई कपड़ों की। देखिए, कोई कॉमन सिविल कोड लगाने से कोई किसी के आपके कपड़े पहनने पे, आपके कल्चर मानने पे, आपके तीर्थ स्थान पे जाने पे, आपके त्योहार मनाने पे कोई प्रतिबंध नहीं लग रहा। आपकी जो विविधता में एकता है, आपका जो पर्सनल राइट है, वो उसी तरह बरकरार रहता है। जब पर्सनल राइट बरकरार रहेगा तो फिर कॉमन सिविल कोड का फायदा क्या? जब सबके पर्सनल राइट बरकरार रहेंगे, मुस्लिम मोहम्मदन्स का अलग रहेगा, हिंदूज का अलग रहेगा, क्रिश्चियन का अलग रहेगा, सिख का अलग रहेगा, बौद्धिस्ट का अलग रहेगा, जैन का अलग रहेगा, तो फिर किस बात का कॉमन सिविल कोड? आप करना क्या चाह रहे हैं? सिर्फ क्योंकि आपके पास 5 साल में आप सुन लीजिए सर, मैं अगली लाइन बोल रहा था, आप बोले थे, मैं चुप था। बताने के लिए कुछ नहीं कि हमने ये किया है, तो आप बोल रहे थे, सुन लीजिए पहले। यहाँ पे 5 चीजों की केवल बात हो रही, मैरिज, डाइवर्स, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस और सक्सेशन। उन 5 चीजों की बात हो रही है। यहाँ जो बात हो रही है कि कपड़ा पहनना बंद हो जाएगा, कौन कैसा कपड़ा पहन रहा है, या कौन कहाँ अपने तीर्थ स्थान जा रहा है, कौन कहाँ धार्मिक यात्रा पर जा रहा है, उससे उन चीजों को कोई मतलब नहीं है। यही इसी तरह की चीजें बता करके एक वर्ग को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। यही चीजें बता करके महिलाओं को के ऊपर अत्याचार करने का, ट्रिपल तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं से उनको दबाने का काम किया गया है। मोदी सरकार द्वारा ट्रिपल तलाक जैसी प्रथा को बंद, उसके लिए कानून बनाने का काम किया गया। आज महिलाएं आजादी की सांस ले रही हैं। उनको ट्रिपल तलाक नाम कह रहा हूं कि आप जानबूझकर सरकार द्वारा इसलिए महिलाओं को आजादी देने का काम किया। आप लोग चाहते नहीं है, किस तरह आप लोग चाहते हैं इसको दबाने का काम किया जाए। जिसको खत्म किया आपने, बहुत अच्छा काम किया, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन ट्रिपल तलाक नाम की चीज इस्लाम का कोई पार्ट ही नहीं करते हैं। पर आपको संविधान पर चर्चा करना चाहिए। आप बताओ ना, देश की जनता को अंटानी और अंबानी लूट रहा है, आप क्या एक्शन ले रहे हैं? आप ये बता दिए कि फर्स्ट लेडी जो है हमारे प्रधानमंत्री जी की पत्नी, उनका अधिकार कब आप सौंपेंगे? उनको वो गरिमा कब देंगे? उनको गार्ड ऑफ ऑनर कब देंगे? अरे छोड़, आप आइए, उनको अधिकार दीजिए, तो पता चले कि आप महिला सशक्तिकरण कितने साथ में है। ठीक है, वो सेपरेट है, लेकिन उनके राइट, उनका अधिकार तो उनको मिलना चाहिए। प्रशांत जी, जो हमारे दर्शक हैं आपके जवाब की उम्मीद करते हैं, क्या जवाब देंगे आप इस पर? आप नहीं, आप सवाल पूछिए, इस तरह हम आपके पास आएंगे, हम आपके पास आएंगे। आप सवाल पूछिए, उसका सुनने दीजिए। जब मैं बोलता हूं तो उसको इस तरह की डिबेट मत करवाइए। देखिए, अब इस प्रकार की बातें आप लोग ना करें, आप जवाब दें। आपने, मैं उम्मीद करती हूँ आपने हाजी हसन जी की बात सुनी होगी। बिल्कुल, मैं जवाब दूं। हम सभी वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए हमने काम किया है। और ये जानबूझ के मेरी बात से भागना चाहते हैं। अरे भैया, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। हम आते हैं, अब आपके पास आते हैं। आसिफ जी, एक एक करके आप लोग बोलिए, ताकि हमारे जो दर्शक है आपकी मत समझ पाए, आपके हिम्मत नहीं है कि आप बोल पाओ कि 26 जनवरी को बीजेपी आरएसएस जो है वो काला दिवस क्यों मनाती है? ये सब इस तरह की झूठ बातें हैं, ये इस तरह की तथ्यात्मक बातें नहीं है। आप यहाँ चैनल पे बैठ के इस तरह झूठ मत बोलाइए। हम लोग पूरी तरीके संविधानवादी हैं, आप लोग संविधान को मानते नहीं है। ये पर्सनल लॉ क्या होता है? ये तो एक एनजीओ है। हम सभी कानूनों को मानने वाले व्यक्ति हैं। जानबूझकर सरकार के दबाव में आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस बात पर चर्चा कर रही है और इस मुद्दे से भाग रही है कि अंटानी अंबानी देश को लूट रहे हैं।
जब उस विषय अंटानी पे ने कोई नहीं LIC भाग रहा है, के उस विषय पे देश की डिबेट जनता होगी का पैसा लूटा है उस पर भी बात और करेंगे। आपकी सीबीआई कहीं कोई भाग नहीं हाथ रहा जोड़े है। खड़ी हुई है। सभी लोग CBI भारत की रेडी अर्थव्यवस्था केवल सबसे अच्छी सरकार गति से का बढ़ रही है, कार्यकर्ता के रूप 6.7 में की दर से भारत की अर्थव्यवस्था काम प्रदेशों कर रही की चुनी है। हुई बाकी और सरकारों किसी को कंट्री गिराने की का काम कर रही अर्थव्यवस्था है। दिखा लीजिए, 1%, 2%, 3% से बढ़ रही है। कोई अंबानी अडानी नहीं भाग रहे, लाखों लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे देश में सब जो लोग पैसा लूट के भागे भी थे कांग्रेस सरकार में, उनका हमने पैसा वापस लाने का काम किया है। आज सब लोग आकर के सरेंडर कर रहे हैं। यहाँ कोई भाग नहीं सकता, यहाँ लुटेरों की सरकार नहीं है, एक पैसा कोई नहीं चोरी कर सकता है। यहाँ मोदी योगी की सरकार है, कोई एक पैसा इधर से उधर नहीं कर सकता है। हम जीरो टॉलरेंस वाला काम करते हैं। हमारे भाजपा की दंगा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप लोगों को समस्या हो रही है। आज भारतीय जनता पार्टी शासन में हिंदू भी घुस है, मुसलमान भी घुस है, जो केवल दंगाई उनको समस्या हो रही है। कॉमन मुसलमान को कोई समस्या नहीं, वो शांति से रह रहे हैं, अपना व्यापार काम धंधा कर रहे हैं, मुस्लिम महिलाएं पसंद है। लेकिन आप जैसे लोग जो दंगा करते थे, मुसलमानों को भड़काते थे, उनको जुल्म करवाते थे, वो लोग समस्या हो रही है। आज 6 साल में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ, 6 साल में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। हर वर्ग उत्तर प्रदेश का प्रसन्न है। प्रशांत जी, जो बात दंगाई सिर्फ थे, उत्तर प्रदेश उनको की नहीं है, समस्या हो बात रही है। पूरे देश की हो रही है। कॉमन सिविल कोड सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए। और मैं बार बार यही सवाल की बात है भाई, ये पूरे देश की बात है। पूरे देश की जनता का पैसा लेके अंटानी भाग रहा है। कहाँ भाग गया, कहाँ भाग गया? अरे इस तरह झूठ मत बोले यार। नीरव मोदी पूरे देश का पैसा लेके भागा है। नीरव मोदी कैसे भागा? एक सेकंड आसिफ जी, आप जवाब दो क्या? मुंबई में जाइए, मिलाइए जाके। भगा रहे हैं। ये देश के संविधान के खिलाफ साजिश है। ये भीमराव अम्बेडकर जी का भंग कर रहे हैं ये बात कह के कि ये जो है सब देश के संविधान को बदलेंगे। ये संविधान बदलना चाहते हैं। कोई देश का पैसा लेके देश के कानून से नहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कानून से पहुंचे हैं। बाबा साहब ने आर्टिकल 44 लागू किया था, उसको इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। बाबा साहब ने अनुच्छेद 44 आप कहो ना देश के संविधान जिंदाबाद, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आप कहो ना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद। उसको इम्प्लीमेंट आपको प्रॉब्लम है, आपको नेहरू से प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम है भीमराव अम्बेडकर से प्रॉब्लम है, आपको देश में अम्बेडकर साहब ने 44 अनुच्छेद उससे रखा प्रॉब्लम है। है। आप केवल अंबानी और आप अंटानी के लिए काम करना चाहते हो। नहीं किया गया, हम नीरव मोदी को आपने भगाया, काम अधूरा रह गया, उसको करने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे 370 हटाना चाहिए, विजय माल्या को आपने भगाया। किया। आप बाबा साहब इस तरह की प्रथाओं के विरोध में थे। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल का समर्थन किया। हम बाबा साहब में डूबी है भारतीय जनता पार्टी, उसको कर रहे हैं और उस मुद्दों से भागने के लिए जानबूझ के चर्चा करा रही है फालतू की चीज पे। अरे तुम्हें कॉमन सिविल कोड लाना है, लाओ, छोड़ो, खत्म करो। पहले बताओ कि अंटानी भाग जाएगा तो कैसे रोकोगे? जवाब दो ना इस बात के ऊपर। नीरव मोदी कैसे भाग गया, कैसे जवाब दोगे? हलक तक भरा हुआ है अंटानी का दिया हुआ पैसा, भारतीय जनता पार्टी के हलक तक भरा हुआ है। मुंह से आवाज नहीं निकलेगी अंटानी के खिलाफ आपकी। आसिफ जी, आसिफ जी, एक सेकंड नहीं प्रशांत जी रुकिएगा। आसिफ जी, मेरा एक सवाल आपसे, आसिफ जी मेरा एक सवाल आपसे है। कांग्रेस लगातार ये दावे करती रही है, जब चुनाव आता है तो बड़े बड़े प्रदर्शन होते हैं, जेल जाते हैं, बसों में भर के जाते हैं। इस वक्त कांग्रेस कहाँ है? जब आप खुद उस बात से सहमत है कि पहले नीरव मोदी, विजय माल्या जो है वो देश का पैसा लेके भागे, किसी से छुपा नहीं है, अभी तक कोई पैसा वापस नहीं आया, तमाम तरह की सभी पैसा आ गया है। कांग्रेस का प्रशांत जी, एक सेकंड, प्रशांत जी कहाँ आ गया है? भारत समाचार के बताइए गया है। प्रशांत जी, के गलत तथ्य मत रखिए। आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। पीएम केयर फंड का ब्यौरा आज तक क्यों सामने? आसिफ जी, पीएम केयर फंड का ब्यौरा आज तक क्यों नहीं रखा गया कि कितने पैसे कहां से आए, कितने पैसे कहां खर्च हुए? आप इस बात का जवाब दीजिए। इस बात को कभी दिया गया? इस बात को कभी आज तक दिया गया? तमाम तरह के रखा गया है। पीएम केयर का पैसा पूरी वेबसाइट में चेक करिए। आप इस तरह कैसे बहस कराती हैं बिना रिसर्च सवाल उठाने से पहले एक बार होता था। विजय माल्या के आप कैसी बात कर रहे हो? चैनल पे बैठ के गलत बात कर रहे हैं। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो नेता विपक्ष मेंबर होता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज नेता मेंबर से हटा दिया। भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना है। उस पर सवाल पूछिए, उस पर मैं जवाब दे रहा हूँ। हम तो उसको आरटीआई में लेके आए थे। हम सीना ठोक के कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमसे पूछे कि हमारे पीएम फंड का पैसा कहाँ गया, हम बताने को तैयार हैं।
सोनिया पास ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता है, उसकी गारंटी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दे रहे हैं। किसानों की जमीन कई मुकदमे पे चल रहे हैं। किसी मेरी बात सुनिए प्रशांत जी, किसी भी उद्योगपति की गारंटी कोई पर्टिकुलर इंसान कैसे ले सकता है कि वो देश छोड़ के भागेगा? नहीं भागेगा। नीरव मोदी, विजय माल्या के क्या श्योरिटी था वो छोड़ के भाग जाएंगे जब वो पीक पे थे? इस बात की कोई श्योरिटी थी कि वो भाग जाएंगे? ये भी तो किसी को नहीं लगा था देश में। वो जो पैसा लेकर के भागे वो किसके पैसे हैं? किसके पैसे हैं? मोदी तो आदरणीय प्रधानमंत्री कोई देश छोड़ के नहीं भागा है। जाता था। अरे कैसी बात कर रहे हैं? नीरव मोदी और विजय माल्या देश छोड़ के नहीं भागे, कैसी बात? एक सेकंड आसिफ जी, एक सेकंड, मैं 2 मिनट की शांति चाहूंगी। आसिफ जी, मेरा सवाल कांग्रेस से है। जब कांग्रेस तमाम मुद्दों को उठाती रही है तो आज जिस प्रकार से देश में एक सिचुएशन बनी हुई है, जब मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है, जब चुनाव आते ही कॉमन सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड चिल्लाया जा रहा है, कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस क्यों नहीं सड़कों पर है इस मुद्दे को लेकर के? कांग्रेस चुनाव और नजदीक आने का इंतजार कर रही है क्या? बताइए। यही बात मैं कह रहा हूं कि चैनल पे बैठ के आप बोलने से पहले देखिए, आज लखनऊ सहित पूरे देश में LIC के ऑफिसर्स के बाद कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया और मार्च करी है। लखनऊ में शहीद स्मारक से लेकर LIC मार्च तक हम पैदल चले और देश की जनता को हमने जागरूक किया है कि यह भ्रष्टाचारी सरकार जो है हटाने के माध्यम से देश की जनता को लूट रही है। और मैं आपको बता दूं, जब हमारी सरकार थी तो PM केयर फंड का जो मेंबर होता था वो नेता विपक्ष होता था। हम भारतीय जनता पार्टी के आदमी को PM केयर फंड का मेंबर बनाते थे और RTI के दायरे में रहता था PM केयर फंड। ये भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी वाले जब से सरकार में आए हैं, इन्होंने नेता विपक्ष को PM केयर फंड के मेंबर बनाने से मना कर दिया और इन्हीं ने RTI से बाहर किया है PM केयर फंड को। क्यों नहीं PM केयर फंड का ये हिसाब देते? नीरव मोदी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ जो फॉरेन डेलीगेशन होता था उसमें एक बिजनेसमैन के रूप में जाता था और वो देश छोड़ के भाग गया। आज तक इन्होंने जवाब नहीं दिया। ये मन की बात करने वाले, इनकी हिम्मत है कि एक बार आके बोले कि कैसे नीरव मोदी भाग गया। नीरव मोदी पे जवाब देने की हिम्मत नहीं है इनकी। विजय माल्या भाग गया, मुकुल चौकसी भाग गया। मुकुल चौकसी की वीडियो तो पूरे जहान में वायरल हुई है कि मुकुल चौकसी नीरव मोदी जी के नाम लेके पुकारते थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। तो जिस देश का प्रधानमंत्री जिन उद्योगपतियों को नाम लेके पुकारता था, जिन उद्योगपतियों को कहता था ये बहुत अच्छे हैं, वो उद्योगपति कैसे भाग गए? और आज ये कह रहे साहब ये हटाने की जिम्मेदारी ले लेंगे। क्या देश को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ये कह सकते हैं कि मेरी जिम्मेदारी है? ये बोले नड्डा जी से कि नड्डा जी देश को संबोधित करते हुए कहें कि हटाने नहीं भागेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। और इनकी जिम्मेदारी नहीं है तो इनकी ED CBI क्या कर रही है? क्या वो प्रदेश में चुनी हुई सरकारों को केवल गिराने का काम करेगी? क्या विपक्ष की नेताओं से केवल बात करेगी? अरे भ्रष्टाचार में बूटे भारतीय जनता पार्टी के लोग की हिम्मत नहीं है कि जनता के सामने बैठ के नीरव मोदी के ऊपर, विजय माल्या के ऊपर, इनके ऊपर बोल सके। चलिए हम बात कॉमन सिविल कोड के मुद्दे पर वापस आते हैं। प्रशांत जी, मैं इस बात की उम्मीद करती हूँ कि जल्दी हम इन मुद्दों पर एक कॉमन सिविल कोड को तो मुद्दा हम कह रहे हैं, कॉमन सिविल कोड लागू करो, जो करना है करो, तुम्हारी सरकार है, इस पर तो बोलो। देश की जनता को जो लुटवा रहे हो। प्रशांत जी जी क्या जवाब पूछिए? क्या जवाब देंगे आप इस पर? देखिए, ये सवाल सिर्फ किसी पार्टी के प्रवक्ता या किसी पार्टी विशेष का ही नहीं है, ये सवाल आम जनता का भी है, जिन्होंने तमाम SBI से लेकर LIC से लेकर तमाम ऐसी जगह है जहां पर पैसे लगाए हैं। सबका सवाल है क्या होगा। और हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट जारी की थी, आपने भी देखा होगा कि अडानी खुद आए, उन्होंने खुद रिपोर्ट पेश करी, बातें कही, उसके बाद किस प्रकार से अब आगे सब देखिए, सबके दिल में यही डर है। मैं आपको साफ साफ बता दूं, जिस प्रकार से तमाम बिजनेस उद्योगपति है, बिजनेसमैन से देश से पैसे लेकर के भाग गए, सबके दिल में यही डर है कि अडानी ऐसा। हालांकि देखिए, ये नहीं कह सकते FPO हमेशा गिरता रहता है, पड़ता रहता है, सेंसेक्स या PFO, ये कोई बड़ी कॉमन सी बात है। लेकिन इन सब मुद्दों को किस प्रकार से देखते हैं? हालांकि हटाइए इन मुद्दों को ही, प्रशांत जी, सिविल कॉमन कोड आखिर चुनाव आते ही क्यों उजाले में आता है? कॉमन सिविल कोड तो हमारा 3 मुद्दे थे, पुराना मुद्दा है, लगातार हमने कई राज्यों में 3 साल से जब ये मुद्दा चलते आ रहा है, तो अभी थोड़े दिनों से ठंडे बस्ते में ये मुद्दा क्यों चला गया था? नहीं, कोई ठंडे बस्ते में नहीं। उत्तराखंड में चुनाव हुआ, उसके बाद तुरंत कमेटी बना दी कि चुनाव के बाद हमने कमेटी बनाई है।
और चूंकि बड़ा विषय हम सब पे इस पे कंसेंसस मैं ले एक रहे बात हैं। बता दूं, आप अभी सभी तक की बात करो, हिंदुस्तान के चैनल में मात्र कैसे बात एक करो? राज्य में कॉमन ये सिविल स्टेट का कोड है, सब्जेक्ट है वो क्या? गोवा में है, और वो पुर्तगाल की जब शासन थी गोवा में तब से है। हिंदुस्तान के मात्र एक राज्य में है कॉमन सिविल कोड। जी अपनी बात रखे आप, हाजी हसन जी। देखिए, ये कह रहे हैं कि इन्होंने 3 साल पहले कमेटी बनाई थी। इनकी नीयत में बिल्कुल खोट नहीं है। इन्होंने 3 साल पहले कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने क्या, उस कमेटी ने भी कभी मीटिंग करके ये कह रहे हैं सबका साथ होगा, सारे धर्मों की अच्छी बातें लेके, सारे कल्चर्स को लेके एक बनाएंगे? तो क्या 3 साल में 365 यानी 1000 दिन से ज़्यादा हो गई? एक मीटिंग हुई, कोई एक बैठक हुई? कभी किसी चैनल बिल्कुल, को लॉ आपने कमीशन ने briefing अपनी दी? रिपोर्ट दी है। लॉ कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी है, बीएस चौहान की रिपोर्ट पढ़ी है। बीएस चौहान लॉ कमीशन के अध्यक्ष थे, उसमें सभी धर्मों के लोग थे। उन्होंने लॉ कौन कमीशन लोग थे? पूरा सब देश का होता अरे है, भाई, उसने अपनी कमीशन भाई रिपोर्ट दी है। सरकार के प्रवक्ता आप हैं। कमीशन। आप पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं या आम इंसान की हैसियत से बैठे हुए हैं इस वक्त? आप यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए बैठे हैं ना, जो भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार में है, उसी के प्रवक्ता है ना आप। जवाब दीजिए साहब। तो अब ये बताइए, आप बहुत से थे, बहुत में वो कौन थे? वो कौन लोग थे? आज जो उलमा काउंसिल की बैठक हो रही है पर्सनल लॉ बोर्ड की, उसमें से कोई था? पर्सनल लॉ बोर्ड कोई सरकारी संस्था नहीं, वो एक एनजीओ है। तो सरकारी लेकिन संस्था लॉ में कमीशन कौन ऑफ कौन से इंडिया थे? सरकार द्वारा सरकारी नियुक्त मुस्लिम किया जाता कौन है। थे? वो सरकारी कानून धर्मगुरु वो मंत्रालय द्वारा कौन से नियुक्त थे? किया आपकी जाता है। बैठक में वो उसकी बता प्रॉपर दीजिए, बैठक वो होती कौन है। से सरकारी धर्मगुरु उसके थे? बाद ही रिपोर्ट तैयार की जाती भाई है। मुस्लिमों को छोड़, मुस्लिम को छोड़ दीजिए भाई। कमीशन ऑफ एक इंडिया द्वारा मिनट भाई, सरकार द्वारा ही अरे नियुक्त किया गया। सुन तो लीजिए, सुनिए तो, के लिए रिकमेंडेशन किया है। सुन तो लीजिए। जो सवाल से पहले जवाब मत दीजिए, मैं पूछ रहा हूं, मुस्लिमों को किनारे रख दीजिए, मुस्लिम हटा दीजिए। अब आप बताइए, सरकारी मजहब के कौन कौन से सरकारी ठेकेदार आपके यहाँ मौजूद थे? जो आप सरकारी बता रहे कि वो प्राइवेट है, तो सरकारी कौन कौन से धर्मगुरु थे और कौन कौन से धर्मगुरु सरकारी है, उसकी लिस्ट में दिए। भारत समाचार ब्रेकिंग न्यूज चलाएगा कि ये सरकारी धर्मगुरु है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट में जाइए, उसमें सारी डिटेल ये है। आप बताइए भाई, आप सरकार, मैं क्यों आप बताऊं? यहाँ आप भी तो भारतीय मेहनत कर जनता लीजिए। पार्टी का पक्ष रखने आए आप भी मेहनत कर लीजिए ना। अडानी का पक्ष आप रखने मेहनत आए कर थे, लीजिए, गारंटी उसमें दे रहे हैं सभी आप कि कमीशन वो की नहीं पैसा नहीं भागेगा। बनता है। नीरव मोदी का पैसा आ गया, विजय माल्या का पैसा आ गया, आया तो गया कहाँ? आप आपके भी थोड़ा पार्टी मेहनत फंड कर में लीजिए गया। सर। अजीब बातें बैठी आप भी बैठी मेहनत आप कर कर रहे हैं। लीजिए। हमें तो लगता ही नहीं कि आप अपने होशोवास में है कि नहीं। हम जीरो टॉलरेंस की नीति पे, आप लोगों की दुकान नहीं चल रही है, बस समस्या केवल यही बात है। किसने कहा मेरी आप लोग दुकान नहीं दंगा चल रही है? करवा मेरी पा रहे, दुकान तो समस्या चमक की रही बात है, ये अभी भी चल रही है मेरी दुकान। आपसे किसने कह दिया मेरी दुकान नहीं चल रही है? लोग आपस में लड़ते रहे, दंगाई होते रही, आपकी जो राजनीति ये तो आपकी है, ये आपकी है। इसीलिए 6 साल से दंगा नहीं हुआ, क्योंकि दंगाई खुद सरकार में बैठे तो दंगा होगा कैसे? आप ही के नेता थे जो कब्रों से निकाल कर बलात्कार करने की बात करते थे। जब वो सरकार में है तो दंगा होगा कैसे? हम तो सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने की बात किस वर्ग को लेकर साथ में चलने, बता दीजिए। कोई एक वर्ग बता दीजिए, कोई एक वर्ग बता दीजिए। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, कोई एक वर्ग बता दिए कि इस वर्ग कौन साथ में लेके चल रहे हैं। हम सभी को लेके चल रहे हैं। एक बता दिए, सरकार, यानी सभी का मतलब किसी को नहीं लेके चल रहे हैं। आपके यहाँ तो 2 आदमी की पार्टी कही जाती है, 2 ही लोग फैसला लेते हैं। आपने अभी अभी सरकारी धर्मों के सरकारी धर्मगुरु भी बता दिए, जब उनका नाम पूछा गया आप नहीं बता पाए। कभी आप अडानी की गारंटी दे रहे हैं कि वो नहीं भागेंगे, कभी आप बता रहे हैं कि सारा पैसा जो लोग देश से लेके भागे थे वो वापस आ गया, कभी आप कुछ कह रहे हैं। लगता है आपके पास जानकारी का अभाव है। माजरत चाहता हूँ, माफी। मैं जानकारी दे रहा हूँ, आप सुनने का धैर्य रखिए। सुनाइए, आवाज सुनाइए। चलिए एक सेकंड मेरी बात सुनिए। हाजी हसन जी, प्रशांत जी आप ब्यौरा रखें। देखिए, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, ये हर किसी का हक है, हर किसी को जानकारी चाहिए होगी। ये कांग्रेस के सरकार से चली आ रही है राइट टू इंफॉर्मेशन। आप देखे होंगे कि खुले में प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था, जो अधिकार होता था पत्रकारों को खुले में सवाल पूछने का। इन्होंने पीएम केयर फंड को राइट टू एजुकेशन से हटाया है। जी आप मुझे भी बोल लेने दे, आप मुझे भी बोल लेने दे। तो आरटीआई जो है राइट टू इंफॉर्मेशन, इसके बारे में तो आपको भली भांति पता होगा। नहीं पता होगा तो हर बार आप जब मेरे से ही सवाल कर रहे हैं फिर करिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। कहाँ है आरटीआई, कहाँ है पीएम केयर फंड का ब्यौरा? आप मुझे बताएं किस वेबसाइट की बात कर रहे हैं? वेबसाइट बताएं, मैं अभी अपने फोन में खोल के अपनी स्क्रीन पे दिखाती हूँ। बताएं। पीएम केयर की वेबसाइट खोलिए, pmcare.in, ठीक है, .gov.in पे आप करिए, उस पर डिटेल करिए। हाँ, उस पर आप डिबेट कराएंगे, उसमें भी करूंगा। राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन में उसको हटा दिया गया है, बैन कर दिया गया है। इनको पता ही नहीं है, ये बगैर तैयारी के चैनल को पर आके बैठ गए। ये भारतीय जनता पार्टी के घोषित 5,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी है राहुल गांधी, सोनिया गांधी। मजिस्ट्रेट कोर्ट से उनको जमानत मिली है। रॉबर्ट वाड्रा ने किसानों की जमीनें हड़पने का काम किया।
एक बार जरा उसको मुझे जमानत पेज मिली, नंबर बता जमानत दें मिली। क्योंकि मेरे पास वक्त कम है तो मुझे ढूंढने में शायद वक्त लग जाएगा, तो फटाफट पूछिए, में पूछिए। ये बहुत बड़ा उसका भी मुद्दा जवाब है, देंगे। ये बहुत बड़ा मुद्दा, और उसका भी आज मैं जवाब अपने देंगे। दर्शकों को ये क्लियर करना चाहती हूँ, अगर उसका शायद भी मेरे जवाब पास देखिए देंगे। जानकारी की अभाव है तो आज सभी को उसका भी पता चल जवाब जाए, सब देंगे। जाकर के इस पढ़े जो देश पीएम के केयर फंड में PM और पैसे इस आते देश के गए गृह कहाँ? मंत्री इतने कमजोर हैं और इतनी कमजोर सरकार चला रहे हैं कि अगर ये कह रहे हैं कि बीमार है उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। कमजोर कांग्रेस हो गई, अरे 44 जवाब सीट 54 सीट पे लग रही है, बहुत हम गंभीर कहाँ कमजोर हुए जवाब हैं? देने जा हम तो रहे सबको हैं। साथ लेके PM हमें फंड जनता वोट दे रही है, भारतीय लगातार जनता जीत रहे पार्टी कह हैं, रही है, जनता के जनता सेवक के ने बीच घोटाला किया है। काम और कर रहे उसके हैं, बाद हम कहाँ इनकी कमजोर सरकार हुए चल रही है। हैं? कमजोर इनकी कांग्रेस पार्टी CBI हो रही है, जो आप और जनता के बीच ED नहीं रहते, आप करने के लिए कमजोर हो रहे हैं। क्या? घोटाले देश के 5000 करोड़ प्रधानमंत्री आप और लोगों ने देश के किए, गृह मंत्री क्या आप कर रहे लोगों ने हैं? घोटाले किए है ना, 130 करोड़ घोटाले आप लोगों ने किए, 5000 करोड़ के घोटाले में आप सजायाफ्ता मुजरिम हैं, आपको जमानत चलो, पे मैं आपकी चल रहे बात मान लेता हैं हूं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और आपके दामाद जी जो है, आपकी जीजा बात जी मान लूं ना, कि रॉबर्ट उन्होंने वाड्रा घोटाला ने किसानों किया। की जमीन हड़पने का काम उन्होंने किया। घोटाला किया तो घोटाले आप तो तो आपके गृह समय में होते, मंत्री हमारे किस समय काम में का कैसे है? घोटाला हुआ है? गृह 6 मंत्री साल का में लोग इस्तीफा शांति से मांगिए। रह रहे हैं, कहिए आपके हमारा समय में गृह हर मंत्री 6 फेल महीने है। बम ब्लास्ट होते थे। अमित शाह जी अच्छे नेता नहीं है, गृह मंत्री बनने लायक नहीं है, वो जानते हैं कि अरे ये आप थोड़ा भ्रष्टाचारी है, डिसाइड लेकिन करेंगे भैया, उसको जनता ने कुछ वोट दिया है नहीं कर पा ना, रहे। जनता डिसाइड करेगी ना, देश का गृह आप मंत्री- डिसाइड देश करेंगे का कौन अच्छा है गृह कौन मंत्री बुरा कमजोर है है, ना। डेमोक्रेसी है, हम तो जीत के आप आए ना, कह कोई रहे ऐसा हैं कि थोड़ा उनने कि भ्रष्टाचार हमने किया। तानाशाही मैं आपकी थोड़ा बात मान की इंदिरा लेता गांधी की तरह, और उस हम तो ऐसे डेमोक्रेसी से आए, भ्रष्टाचारी को 30 देश की सीटें कोई जीत भी करके। एजेंसी पकड़ नहीं पा रही है, इसका मतलब ये है कि सरकार आप की कमी आप है। ये बताइए, आप थोड़ा डिसाइड और करें ऐसी कौन निकम्मी अच्छा है बुरा, सरकार का आपको नहीं अच्छा समर्थन लगता तो कर क्या रहे हैं, किया तो आपकी गलती जाए? है। जनता को हम अच्छे लग रहे हैं, जनता में चुन रही है लगातार, चलिए, आप ही हम तो जीत कह रहे रहे हो हैं। भैया, मैं ठीक है, सुनना चाह चलिए रहा हूं। हाजी हसन जी, अखंड मैं तो कह ही रहा हूं भारत आपको। में अगर समान नागरिकता कानून आता है तो दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि विविधता में अनेकता में एकता है, यहाँ पे सभी धर्म पंथ मजहब अलग अलग है, सबके कल्चर अलग अलग है, तो उसको किसी एक कानून के दायरे में कि सबकी शादी एक जैसे होगी। मैं देखिए, हमने देखा है कि गंधर्व विवाह भी होते हैं, हिंदू रीति रिवाज से भी विवाह होता है, कहीं पे वो अलग अलग है, तो आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते। मैं आर्टिकल एक चीज बताना चाहूंगी, हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती एक और है हाजी हसन जी, जैसा कि हम मॉडर्निटी की ओर बढ़ रहे हैं, हम धर्म कल्चर नहीं मानते हैं। अगर अब लड़की लड़का का विवाह होता है, दोनों अगर हिंदू रीति रिवाज में अलग अलग कास्ट से हैं, तो दोनों के विवाह दोनों कल्चर से होते हैं। यही तो हमारे देश की खूबसूरती है ना भाई। ये जो मुद्दा रख रहे हैं कि शादी विवाह में आप वो कर दिए, कंपलसरी कर दिए कि कोई भी किसी भी रीति रिवाज से करे, उसको कोर्ट में आकर रजिस्ट्रेशन कराना हो जी। हाँ, आम कॉमन सी बात है, सभी लोग कराते हैं आजकल ज़्यादातर 90% कपल्स जो अच्छी शिक्षा लेते हैं, जो विदेश में करियर चाहते हैं या कोई अच्छा वो करना चाहते हैं, तो उनको मजबूरी है उनकी। आपको अगर किसी और कंट्री का वीजा चाहिए, स्पाउस वीजा चाहिए, तो आपका मजबूरी है, आपको marriage। रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ये इस बात को नहीं कह के, ये घुमा फिरा के सिर्फ इनकी जबानी लगता है कि ये सिर्फ कह रहे हैं, करने की हिम्मत इनके अंदर खुद नहीं है। क्योंकि अगर करना होता तो 3 साल में कह रहे वहाँ देख लिए, ये देख लिए, वो देख लिए, कुछ ठोस कोई भी जानकारी का अभाव है। क्योंकि फंस जाता है आदमी, रेंडमली अब नहीं सोचता तो कहता उनको देख लीजिए, वो सोनिया गांधी ने ऐसा किया। अरे भाई, सरकार में 10 साल से आप हैं, क्यों नहीं वो जेल में है? अगर किसी ने अपराध किया है तो उसकी सजा क्यों नहीं मिली है उसको? यानी आप लचर है, कमजोर है, सिर्फ और सिर्फ आप वरगला ही रहे हैं। सिर्फ वो एक शेर याद आ रहा है मुझे, एक नाम तो नहीं शायर का याद है, कि वो रोटी नहीं है तो क्या हुआ, लंगोटी लपेट ले, वादों की लंगोटी लपेट ले। सिर्फ वादे, सिर्फ वादे। एक और वादा अब क्या है कि 24 में सरकार बनेगी तो हम कॉमन सीट को। अरे भाई लाइए, आपने कितनी बार लोगों से विचार विमर्श किया, कहाँ बैठे आप चैनल पे अगर बैठ के इस वक्त अपने टोन में कह रहे कि मुझे जनता ने वोट दिया, तो जनता सबको वोट देती है। अगर आपने ईवीएम सेट की है तो बताइए कि हमारी तो ईवीएम सेट है, बाहर में जाए जनता, हम तो जीतेंगे ही। जनता ने वोट आपसे पहले भी सरकारों को दिया था और आने वाली सरकारों में भी देगी, क्योंकि जनता से ऊपर ही है, जनता के हित से ही आप है, आप जनता के सेवक है, बैलेट पेपर से जीती है, आप जनता के सेवक हैं, आप नौकर हैं, आप गुड गवर्नेंस देने आए थे। आपकी भाषणबाजी हिमाचल में ईवीएम से हुई है, बैलेट पेपर से हुई? यहाँ की जनता नहीं सुनेगी, नहीं बर्दाश्त करेगी। जनता ने हिमाचल में ईवीएम से हुआ है, बैलेट पेपर से हुआ है, बताइए हिमाचल में कैसे वोटिंग हुई है? ये बोलने नहीं देंगे। अब जब इनसे सवाल पूछे जा आप झूठ रहे बोलेंगे थे तो तो ये खामोश थे। हिमाचल में अब कैसे जब वोटिंग हुई मुझे बता दीजिए। पैर रखा जाएगा तो ये पलट के काटने दौड़ेंगे। हिमाचल में कैसे वोटिंग हुई है बता दीजिए, ईवीएम से हुई है, बैलेट पेपर से हुई है? भाई हम आपसे कह रहे हैं कि आप जनता के माध्यम से चुने गए हैं कि ईवीएम की सेटिंग के माध्यम से? अरे हम तो जनता के माध्यम तो फिर जनता के सवाल का जवाब आप देंगे या ईवीएम मशीन देगी? आप ये जवाब दीजिए कि हिमाचल में वोटिंग कैसे हुई है?
हो सकता है वहां सेटिंग आप झूठ बोलते रहेंगे, मैं सुनता रहा हूँ। वो आपका आप झूठ बोलेंगे तो मैं भी तो कुछ पूछूंगा ना। अरे आप झूठ बोलेंगे लाइव बैठ करके, क्या तो मैं झूठ भी तो बोला पूछूंगा मैंने? ना। मैंने झूठ बोला कि आप ये फर्स्ट बताइए, लेडी ऑफ हिमाचल नेशन में को कैसे उसका वोटिंग अधिकार हुई? दिलाया बताइए जाए, झूठ है, ये झूठ है। आप बताइए हिमाचल में कैसे वोटिंग हुई है? इतना बता इलेक्शन दीजिए एक शब्द कमीशन में आप। किसके अंडर में आता है? क्या प्रधानमंत्री जी के अंडर में नहीं है? ये तो भारत सरकार, इलेक्शन कमीशन तो पहले से था। भारत इलेक्शन सरकार कमीशन के आप 1950 प्रवक्ता से है बना कि हुआ नहीं? है। जो पार्टी इलेक्शन इस वक्त कमीशन भारत आज सरकार को हमने चला बनाया रही क्या? है, उसके आप है इलेक्शन प्रवक्ता या कमीशन नहीं? तो लेकिन संविधान द्वारा है नहीं, ये निर्मित है। जिम्मेदारी से भाग रहे हैं इलेक्शन अपनी। कमीशन संविधान के अंडर में आता है, संविधान ने के अंडर अच्छा, बनाया गया है, तो पहली बार बोलने बनाया देंगे क्या? कि नहीं? क्या बोलने इलेक्शन का भी कमीशन अधिकार तो पेटेंट करा लिया हमने थोड़ा आपने बना लिया, कि पहले सिर्फ से भारतीय जनता हमारे पार्टी का बाद भी रहेगा, प्रवक्ता हमारे पहले बोलेगा भी और कोई हिंदुस्तान में नहीं बोल पाएगा? आप झूठ बोलेंगे तो मैं सवाल पूछूंगा ना। सवाल इलेक्शन पूछिए कमीशन आप, हमने बनाया क्या? क्या बताइए। झूठ बोला? आप उस झूठ को दोहरा हाजी दीजिए। हसन जी, प्रशांत जी अपना पक्ष रखे। हाजी हसन जी तब आप जवाब दें। प्रशांत जी, ये देखिए, जो पार्टियां लगातार हार रही हैं, जब ये जीतती थी तब ईवीएम पे कोई बात नहीं थी। अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ, ये लोग जीते, कोई बात नहीं, हमने तो डेमोक्रेसी का सम्मान किया। और उसके पहले 14 के पहले 2004 में ये लोग जीते, 9 में जीते। बहुत सारी राज्यों में इनकी भी सरकार है, बहुत सारे राज्यों हमारी हैं। और रिसेंटली अभी 5 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ है, इसमें स्नातक और शिक्षक निर्वाचक, उसमें 5 में से हम 4 सीट जीते, एक नहीं जीते, वो बैलेट पेपर से चुनाव हुआ। तो इस तरह की चीजें बंद होनी चाहिए। जनता आपके भरमाने पर नहीं आने वाली। इसी तरह की बातें कर करके कांग्रेस और जो सपा रसातल में चली गई है। 2 सीट पे कांग्रेस रह गई है उत्तर प्रदेश में, 54 सीट पे देश में, उसके पहले 44 सीटें पाई थी। अब जनता इस सब चीजों पे नहीं आने वाली। आप लगातार झूठ बोल रहे हैं, अच्छा, ईवीएम पे, कभी इस पे, और ये हो गया। लगातार लोगों को लड़ाना बंद करिए आप। अच्छा। ये झूठ अब नहीं चलेगा। हम लोग एक जीरो टॉलरेंस की हो नीति गया पर इनका। चलने का काम कर रहे हैं। आप उम्मीद भ्रष्टाचारी करेंगे कोई कि नहीं है। भारतीय जनता और पार्टी के प्रवक्ता आप कांग्रेस हर के किसी को प्रवक्ता 2 सारी जो संवैधानिक 2 मिनट संस्थाएं देंगे, 2 हैं, उनको मिनट। बदनाम तो करना बंद एक करिए। सेकंड, हाजी हसन जी संवैधानिक अपना पक्ष संस्थाएं हमने रखिए। नहीं आसिफ, बनाई हम है। आप ही के आसिफ जी, हम आप ही के पास आ रहे हैं। आप भाई, अपना प्रशांत जी पक्ष से रखिए। पूछिए, अगर हो गया वो आप कुछ थोड़ी देर शांत रह पाएंगे। प्रशांत जी, अब आपके सवालों का जवाब जो है वो हाजी हसन जी देंगे। ऐसे एक एक करके अगर देंगे तो शायद दर्शकों को भी सुनने में और समझने में आसानी प्रशांत होगी। जी कह रहे थे अभी कि ईवीएम और बैलेट पेपर पे उन्होंने सवाल उठाया। मैंने तो यही इनसे पूछा था कि आप जनता के जब चुने हुए नुमाइंदे हैं तो आप अभी कैसे कह रहे थे हम तो जीतते हुए आ रहे हैं, जो मर्जी ये करेंगे? ये कैसे? आप तो सेवक है ना। नहीं, ये मैंने नहीं कहा। नहीं, मैंने इसका ये नहीं मतलब कहा। क्या होता है? आप जो कह रहे थे कि तब भी हम आपने जीत बोला रहे कि हैं, अमित शाह को तब भी पसंद हम नहीं जीत करता हूं। रहे मैंने हैं, कहा कि हम फिर चुन भी के हम आए। जीत रहे हैं, वो इसका लोकसभा सीट मतलब जीत क्या के है? आए भारी अंतर से। उस सीट पे हमने कहा कि हम डेमोक्रेसी से चुन करके आए। मैंने ये कभी नहीं भाई, कहा कि हम जो मन डेमोक्रेसी करेंगे। से देखिए, चुन ये के बात आए। तो जो साफ काम है कि करना भारतीय करेंगे। जनता पार्टी को जनता ने चुन के भेजा है। ये बिल्कुल, बात ये तो क्लियर साफ है, है। सब कह रहे हैं। सरकार जनता बनवाती है, कोई और नहीं। वो जनता के हाथ में है कि सरकार किसकी होगी, वो बनेगी? जनता चुनती है। तो सवाल ये कि इलेक्शन क्या अब नहीं होंगे? क्या हिंदुस्तान में अब इलेक्शन नहीं होंगे? होंगे ना। तो जनता के हाथ में, जनता जनार्दन है, वही वोट देती है। तो फिर इतना दावा कैसे, इतना अहंकार क्यों? अहंकार एक बहुत, हमें पौराणिक कथा का एक कैरेक्टर याद आ रहा है, रावण बहुत अहंकारी था, बहुत अहंकार था, उसने भी महिला का अपमान मैं किया अमित था। शाह को पसंद नहीं करता हूं। मैंने कहा वो चुन करके आए, लोकसभा सीट अपनी जीत करके आए, उस आधार पर गृह मंत्री बने और देश की जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री चुना है। तो इसलिए वो बिल्कुल काम चुना, कर रहे हैं। बिल्कुल आपको कोई चुना। इनकार नहीं किया, पसंद नहीं, करते नहीं नहीं, करते, नहीं। मैटर नहीं करता। देखिए, मैंने ये नहीं देश कहा की कि कुछ भी जनता ने करेंगे। नहीं हमने चुना है, कहा भारतीय हमें जनता चुना है, पार्टी ने इसलिए हम चुना काम कर रहे है। हैं। देश हम की जबरदस्ती जनता ने नहीं काम भारतीय कर रहे हैं। जनता हमारा पार्टी को उसमें चुना है, और इमरजेंसी भारतीय नहीं जनता है, पार्टी कि ने के कार्यकारिणी ने प्रधानमंत्री जी को चुना है हमारे। आप अपनी नॉलेज को दुरुस्त कर लीजिए कि अरे देश की PM जनता ने फेस पे भारतीय चुनाव जनता लड़ा पार्टी गया को था। चुना मोदी है जी के और फेस पे प्रधानमंत्री चुनाव आपकी लड़ा गया था कार्यकारिणी 2014-19 सदस्यों ने का। चुना है। आप क्लियर रहिए, मोदी जी का फेस पे हमने सामने रख करके चुनाव लड़ा 2014 में भी और 19 में भी। देश की जनता, वो चूंकि संवैधानिक अरे भाई, तो 24 में राहुल गांधी आ जाएंगे तो दिक्कत क्या है आपको? लेकिन इतनी फेस देर से हमारे आप कांग्रेस को रसातल में ढकेल फेस हमारे रहे मोदी जी थे। थे। अगर 24 में कोई और आ जाएगा तो क्या दिक्कत है आपको? आपको दिक्कत क्या है? यानी डेमोक्रेसी पे आपका भरोसा उठ गया है। जब तक आप जीत रहे थे तब तक अच्छा डेमोक्रेसी है। से आए हैं। प्रशांत हमने तो जी और हिमाचल मेरी प्रदेश बात स्वीकार सुनिए, किया ना। प्रशांत जी और जिस हिसाब से आशिफ जी, मैं बहुत हैरत पे उस बात से कि जिस हिसाब से हमने एक मुद्दा उठाया, उस मुद्दे पे ना करके सारे मुद्दों पे डिस्कशन हो रहा है। यानी कि पूरी तरह से अब ये जनता मान ले कि कॉमन सिविल कोड के लिए जो दावे और वादे किए जा रहे हैं वो सब राजनीतिक मुद्दा है। इस मुद्दे पर तो कोई चर्चा आप लोगों ने नहीं की, सिर्फ इधर उधर बहकाए जा रहे हैं। इस मुद्दे पे तो कोई चर्चा नहीं की आप लोगों ने।
हम बिल्कुल उस पे कॉमन सिविल कोड पे गंभीर है। लॉ कमीशन आपकी देखिए, रिपोर्ट आ गई है, केवल गोवा सुप्रीम कोर्ट ऐसा में मामला लंबित है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट से स्टेट है जैसे डिसीजन होगा जहाँ कॉमन इसको सिविल लागू कोड करने का चलिए काम चलिए करेंगे। एक सेकंड, मैं एक अभी चीज और सुप्रीम आपको कोर्ट बता में दूं, मैं एक आपको बात पता एक है, सेकंड आशिफ जी, मैं सुप्रीम आपके कोर्ट पास आ में रही हूँ। वो भी आशिफ जी, अलग प्रशांत बात तो हो जाएगी हाल ही ना में देखिए विधि आयोग ने एक परामर्श जारी करते हुए केंद्र सरकार से कहा है कि मौजूदा वक्त में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ना तो आवश्यक है और ना ही वांछनीय है। आयोग का यह मानना है कि समान नागरिक संहिता समस्या का हल नहीं है, यह विधि आयोग ने कहा है। प्रशांत जी, नहीं ऐसा कोई नहीं है, उसकी रिपोर्ट अभी पब्लिक नहीं हुई है, सुप्रीम कोर्ट में कैसी मामला बात कर रहे हैं आप, कैसी बात कर रहे हैं? मेल अगर कर प्रतियां दीजिए। दिख रही हो तो आप देखिए, मैं वहीं से प्रिंट ले करके आई हूँ। कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं, हर बात पे वो आप गलत है, झूठ सुप्रीम ठहरा कोर्ट- दे रहे हैं। हम झूठ नहीं कह रहे हैं, हम सरकार ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, अभी सरकार वो पार्टी है, मैनेज नहीं सुप्रीम हुआ है, कोर्ट से कल जैसा तक वो भी डिसीजन गायब आएगा, हो जाएगी, इनका जिस कहना तरीके से राम मंदिर पे डिसीजन आया था उसके बाद हमने राम मंदिर उसी बनवाना तरह से प्रारंभ आएगा किया। डिसीजन। इसी तरीके से जैसे सुप्रीम कोर्ट से हाँ। फाइनल एक बार डिसीजन हो जाएगा उसके बाद हम लागू करने का काम करेंगे। पहले भी हमारे ऊपर सवाल उठते थे कि हम राम मंदिर की बात करते, अच्छा, हमारी बात सुन लीजिए। 370 कॉमन सिविल कोड में मैं इनकी राय लेता हूँ। एक सेकंड रुकिएगा, आप राम मंदिर की एक बात बात कर का रहे हैं। जवाब दे भगवान दीजिए। राम का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी 1992 से लेकर के चल रही है, लेकिन आज जब श्री रामचरितमानस पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो क्यों भारतीय जनता पार्टी चुप है? क्यों भारतीय जनता पार्टी चुप है? क्यों नहीं स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है स्वामी प्रसाद मौर्य हम तो के लगातार खिलाफ? एक्शन ले रहे हैं, एनएसए लगाने का काम किया गया है। जिन लोगों ने श्री रामचरितमानस को जलाने का काम किया, मोहम्मद स्वामी सलीम और प्रसाद जैसे लोगों ने मौर्य के उनको- खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया? मुझे नहीं, भी पता है कि दो जिन लोगों ने FIR प्रति करने जलाई का थी काम आज वो किया जेल में है, ये मुझे भी पता है, लेकिन क्यों नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया? आप बताइए। उन पे FIR की गई, कानून अपना काम कर रहा है। FIR की गई अभी कानून चलिए को- आशिफ जी, का समय की कमी, आप जल्दी से अपना पक्ष रखें। किस प्रकार से आप इसको देखते हैं? मैं चाहूंगी कि मुद्दे की बात है। हमेशा ये होता है कि डिबेट्स में लोग मुद्दे से भटक जाते हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ मुद्दे पर बात हो। आशिफ जी, मेरा एक मुद्दा है, जी। भारत में केवल गोवा एक ऐसा राज्य है जी। जहां कॉमन सिविल कोड लागू है। जी और गोवा में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हमेशा से कहते थे कि सरकार आएगी तो मैं उसमें चेंजिंग करूंगा, जो इनकी सरकार आने पर भी ये निर्णय नहीं करे। अब मेरा सवाल ये है कि गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी बीफ को बेचा जा सकता है और बीफ की सप्लाई होती है, तो ये क्या कहना चाहते हैं? कॉमन सिविल कोड लाके इस तरह की चीजों को ये बढ़ावा देंगे? प्रशांत जी, जल्दी में, क्योंकि- बहुत जल्दी क्योंकि- में जवाब क्योंकि दीजिएगा, ये वक्त उत्तर नहीं है। प्रदेश में इसका विरोध करते हैं। कॉमन सिविल कोड का ये विषय नहीं है, मैंने बताया कॉमन सिविल कोड में केवल 5 चीजें हैं, उसको डाइवर्ट मत करिए। समझिए, मैरिज, डाइवर्स, इनहेरिटेंस, सक्सेशन और एडॉप्शन, ये 5 चीजें। इसका मतलब आपको जानकारी नहीं है, आपको शर्म आनी चाहिए चैनल पे झूठ बोलना है। जो 5 चीजें उन 5 चीजों पे शादी डिस्कशन होना है। अभी हमने नहीं कहा कि उसमें हम क्या लागू इनको पता ही नहीं है। अरे ये तो फर्जी आदमी जैसे कह रहे थे कि नीरव मोदी का पैसा वापस आ गया, नीरव मोदी भागा ही नहीं। के आधार पे ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते सभी के लिए हैं, सूटेबल होगा। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहे हैं। इनकी निगाह में नीरव मोदी भागा ही नहीं, जो संवैधानिक मुकुल चौकसी तरीके भागा ही से नहीं। होगा, देश की इनकी जनता निगाह की में ओर जो लागू करने का काम करेंगे। विजय माल्या है उसका आप पैसा लोग इसे- वापस आ गया है। अरे भारतीय इसी जनता तरीके पार्टी से आप झूठ बोलने के मानेगा, अलावा देश के भ्रष्टाचार के मुसलमानों अलावा काम को करते कहने हैं। का काम अब देश के करेगी। मुसलमान भी आप लोगों की इस तरह की बात अच्छा बताओ, नीरव मोदी का पैसा कहाँ वापस आया है? विजय माल्या का पैसा कहाँ वापस आया है? 11 अच्छा लाख बताओ, करोड़ रुपए विजय माल्या का वापस आ पैसा गया कहाँ है, बैंक से वापस पूछ आया? लीजिए आप जाके, वो भारतीय जनता पार्टी के फंड में आया है क्या? सब पैसा वापस आ उनके गया बैंक से है। पूछ लें, नीरव मोदी का पैसा कहाँ वापस आया है? अच्छा वो उस बैंक में आया जिस बैंक, स्विस बैंक में गया है ना, भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में कहाँ गया है? बताओ, जवाब दो भाई। मतलब आपके अकाउंट में आ गया है, भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट, मेरे अकाउंट में तो नहीं आया। और ये अरे आप आपसे थोड़ा एंकर लिया बैठिए, था, इनके जिससे अकाउंट बैंक में से नहीं लिया था, गया, बैंक अकाउंट और में ना आएगा, आपके भारत अकाउंट में में किसी क्यों नागरिक आएगा? के अकाउंट में गया। तो जो पैसा आपके आया अकाउंट में क्यों कौन आएगा से बैंक सर? से पूछे भैया, नीरव मोदी का पैसा बैंक से कहाँ लिया था, है? बैंक ने रिकवरी कर लिया है अरे सारा पैसा। काला धन वापस आ गया। चलिए देखिए, सब मैं आ गया फिर से आप पैसा। लोगों से यही सब आग्रह पैसा करूंगी, वापस आ मेरी गया बात है। सुनिए आप जिस प्रशांत जी, लुटेरे आसिफ के पास जी, ये नहीं बड़ा रहेगा, मुद्दा है, देश के ये और बहुत देश के बड़ा पास मुद्दा सब है। कुछ आ गया और है। फिर से मैं लुटेरों आरटीआई को की कुछ नहीं बात मिलेगा, करूंगी, लुटेरों राइट टू को वापस इन्फॉर्मेशन दिया की जाएगा, बात करूंगी रिकवरी कि की हर जाएगी। किसी को राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि जानने का हक है, ये डिटेल हर किसी के पास जाना चाहिए। अगर बात उस मुद्दे की होती है कि हिंदुस्तान में अभी जो पैसे नीरव मोदी, विजय माल्या और तमाम ऐसे उद्योगपति लेके भागे थे वो वापस आए या नहीं आए, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा जो मुद्दा है कॉमन सिविल कोड का है और ये लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप सभी ने विधि आयोग के जो भी
फैसले आए थे, जो भी उन्होंने कहा था साफ साफ सुना होगा। ये बड़ा मुद्दा है और मैं जनता से भी यही आग्रह करूंगी कि सरकार आप चुनते हैं, सरकार आप बनाते हैं और अपने लिए चुनते हैं, इसलिए जो भी फैसला करें, जिस किसी की भी बातों में आए, सोच समझ के आए, क्योंकि हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है वो किसी एक जाति धर्म विशेष में नहीं है। हिंदुस्तान में एकता और हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है कि सभी जाति समुदाय के लोग एक साथ मिलकर के रहते हैं। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए भारत समाचार।